जी एक महान राजनैतिक अर्थशास्त्री है और यह ऐसा करने वाला पहला सुल्तान भी है। अलाउद्दीन ने अमीर हसन को भारत का सादी कहा है। नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर अध्ययन कर रहे थे। अभी उसकी शासन व्यवस्था में कुछ बचा हुआ था, जो कि आज अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन व्यवस्था है उसको समाप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे बरीद क्या होता है। तो बरीद का मतलब एक गुप्तचर होता है, और यह गुप्तचर करता क्या है, सूचनाओं को देता है। और कहाँ की सूचनाएं ज़्यादातर ये पहुंचाता है, तो बाजार की। और किस विषय में इसे माप तौल के लिए कहा गया था, कि यह जांच करेगा कि बाजार की जो व्यवस्था, नियंत्रण व्यवस्था बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, कि जैसे कहा जाएगा उसी हिसाब से उस बाजार का रेट लगना चाहिए, उसी हिसाब से माप तौल होना चाहिए। अगर कोई वहाँ बाजार में गलत करता है तो उसके खिलाफ कठिन कार्रवाई होगी। तो इसके लिए बरीद ने काम किया, और मुनहियांस को रखा गया था। यह भी एक गुप्तचर अधिकारी है और यह वहीं कार्य करता था। सराय अदल है, यह न्याय देने वाला पदाधिकारी था। और मलिक कबूल है, जो सहना या बाजार का अधीक्षक है, और इसी के अंतर्गत सब कार्य करते हैं। तो यह बाजार की जो स्थिति है उसकी सूचना किसको पहुंचाता है, सुल्तान को समय समय पर पहुंचाता है, ताकि जो अलाउद्दीन खिलजी हो वह अपने नियमों का पालन करा सके। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार है वह किस तरह का बना है, कि 4 भागों में बांटा है बाजार को। एक भाग है अनाज मंडी, जिसे कि गल्ला बाजार भी कहा जाता है। एक सराय अदल है, एक घोड़ों, दासों व मवेशियों का बाजार लगता है, और एक जगह सामान्य बाजार लगता है। तो ये जगह जगह बाजार जो है कि लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बांट दिया था। और उस बाजार को नियंत्रित करने के लिए 8 नियम बनाए थे, जिसमें से कि कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उसको लिखा गया है। उसमें भाव निश्चित करना, सूची लगी हुई थी बाजार में कि कौन सी वस्तु किस रेट में बेचना है, वह नियम तय करने के लिए। दूसरा है कि मलिक कबूल जो था उसको सुविधा दिया गया था कि किसी प्रकार की अगर समस्या होगी तो तुम्हें सैनिक व्यवस्था या अन्य सुविधाएं दी जा रही है। और वह बाजार में नियम कानून अलाउद्दीन द्वारा जो जारी किया गया है वह कठिनाई से होना चाहिए। और गल्ला एकत्रित करने का नियम बनाया गया। गांव से किस तरह से गल्ला लाना है गोदाम में, उसके लिए मुनाफाखोरी को बंद कर दिया गया। जो मुनाफाखोरी था, जो दलाली करते थे, वह खत्म कर दिया गया। गुप्तचरों का जो कार्य है वह लगाया गया कि गुप्तचर बारी बारी से समय समय पर अगर सूचना देते रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, तो जो मुनाफाखोरी हो या अपराधी हो उनको कठिन कार्रवाई करके दंडित किया जाएगा। उसके बाद सराय अदल जो है कि बनाया गया था, वही न्याय तुरंत करने के लिए। लेनपुल ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महान राजनैतिक अर्थशास्त्री है और यह ऐसा करने वाला पहला सुल्तान भी है। प्रथम सुल्तान कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी किस विषय में, कि इन्होंने भूमि पैमाइश करके, अनुमान लगा करके उसके बाद भूमि कर वसूलना शुरू किया था। और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की। और इसे कार्य कौन सा दिया गया दीवाने मुस्त खराज विभाग को, तो ये कहा गया कि यह विभाग राजस्व कर प्रणाली में सुधार करेगा समय समय पर। जो गांव में राजस्व बकाया है उसकी वसूली भी करवाएगा। तो ये दीवाने मुस्त खराज का कार्य दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे मिल्क है, मिल्क का मतलब क्या होता है, संपत्ति। वक्फ का मतलब उपहार होता है। खालसा का मतलब राज्य की भूमि होता है, जो राज्य पूरी
राजस्व, जितना अनाज है वह राज्य में जाकर के जमा हो जाएगा, वैसे भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। जमींदार को खूत कहा जाता है, मुकद्दमों को मुखिया कहा जाता है। और अलाउद्दीन गरीब बनाने के लिए कि विरोधी न उत्पन्न होने पाए, यह संपत्ति कम कर दिया था, उपहार लेना मना कर दिया था, भूमि जो दान में मिली हुई थी उन सबको लेकर के खालसा में बदल दिया था। इस तरह से व्यवस्थाएं चेंज करता चला गया। पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने हिंदू राजस्व संग्रहित को जो अधिकारी थे, हिंदू राजस्व वसूली करने वाले जो अधिकारी हैं उनके विशेषाधिकारों को छीन लिया। अब कोई हिंदू राजस्व वसूली नहीं करेगा, क्योंकि ये मुखिया का कार्य करते थे, गांव में वसूली करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यह सब वसूली करने के बाद खा खा के मोटे हो गए हैं, तो उनके विशेषाधिकारों को छीन करके वह मुसलमानों को दे दिया। अब स्थिति यह हो गई कि वहाँ के जो हिंदू सूदखोर हो या फिर मुखिया हो, वह इतने गरीब हो गए, इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि उनकी जो औरतें थी मुसलमानों के घरों में अब काम करने लगी थी। ऐसा लग रहा है शासन व्यवस्था में कि यह सब इसीलिए बनाया जाता है ताकि गरीब को, ज़रूरत से ज़्यादा अगर गरीब बनाया जाए तो सुल्तान का कोई विरोध नहीं करेगा, राजा का कोई विरोध नहीं करेगा। लगता है इसीलिए गरीबी तैयार की जाती है। आमिल का मतलब होता है कर एकत्र करने वाला अधिकारी। गुमास्ता जो है वह प्रतिनिधि है। और राजस्व वसूली का पूरा कार्यभार किसके ऊपर था? दीवाने मुफ्त खराज के ऊपर था। राजस्व वसूली स्थानीय व्यक्ति करते थे। चौधरी एक हिंदी शब्द है। मुकद्दम क्या है? अरबी भाषा है, इसका मतलब प्रथम व्यक्ति होता है। खुद का मतलब यह खुद क्या करता है कि परगना हो चाहे जिला, जिला मतलब सिख, उस स्तर पर यह खुद कार्य करता है। मुतसर्रिफ यह भी राजस्व वसूली करता है। कारकुन करता है, आमिल है, मुहस्सिल है, गुमास्ता है, नौसिंदा है, सरहंग है, ये सब राजस्व वसूली करने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है जिसने भूमि की वास्तविक आय के आधार पर राजस्व वसूली किया था। और भूमि की जब पैमाइश की गई तो उसकी इकाई क्या माना गया? भूमि की बिस्वा। मसाहत क्या है? भू मापन की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है कि किस तरह से भूमि का मापन करना है। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि 2 नए कर भी लगा दिया था। एक कर लगाया गढ़ी के नाम से और एक कर लगाया चरी के नाम से। जो गढ़ी है वह मकानों पर कर लगाया गया, जो चरी है वह जानवरों की चराई पर लगाया गया। कि 2 तरह से चराई कर लगाया गया। मुसलमानों से केवल 5% लिया जाता था और हिंदुओं से 10% चराई कर वसूला जाता था। और भी कौन से जानवरों पर यह चराई कर लगता था? जो दूध देने वाले जानवर होते थे। खुम्स का मतलब होता है लूट का माल। सैनिक गए, किसी राज्य पर आक्रमण किए, वहाँ से जो भी धन दौलत लूटते हैं उसी को कहा गया खुम्स। और ये खुम्स का पहले क्या होता था कि 1/5वां भाग राज्य को दिया जाता था और सैनिक आपस में 4/5 भाग बांट लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया कि अब 4/5 भाग अपने पास रखने लगा और 1/5 भाग अब सैनिक आपस में बांटने लगे। और यह व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक तक कायम रही। जो वली हैं, मुक्ता हैं, उन्हें प्रांतपति कहा जाता है। हवाली ए दिल्ली का मतलब है कि दिल्ली का जो समीपवर्ती क्षेत्र है, दिल्ली के अगल बगल की वह भूमि जहाँ पर खेती होती थी वो उसे खालसा भूमि भी कहा जाता है। और दिल्ली के बगल है तो उसे नाम दिया गया हवाली ए दिल्ली। जो प्रशासन है, प्रशासन का आधार क्या था? सबसे छोटी इकाई क्या है प्रशासन की? तो वह गांव का मुखिया होता था। गांव सबसे छोटी इकाई है और उसका मुखिया होता था, जो प्रधान है मुखिया। अलाउद्दीन ने अमीर हसन को भारत का सादी कहा है। विशेष ध्यान यहाँ पर रखिएगा आप लोग कि अमीर हसन को भारत का सादी किसने कहा? अलाउद्दीन ने।
अमीर खुसरो को दरबारी कवि बनाया गया है, नियुक्त किया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन ने कौन कौन सा निर्माण कार्य किया है उसको भी अध्ययन कर लें हम सब कि 1311 ईस्वी में अलाई दुर्ग बनवाया। अलाई दुर्ग को कुस्क ए सीरी भी कहा जाता है, यह कुतुब मीनार के पास बनवाया गया है। जमायत खाना मस्जिद यह कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ? निजामुद्दीन औलिया के जो मकबरा है उसके पास में। फिर 1000 खंभों वाला तिमंजिला राजभवन बनवाया था, ये कहाँ है? दिल्ली में 1303 ईस्वी में बनवाया। इस 1000 खंभों वाला जो तिमंजिला है उसको 1000 सितून कहा गया है। और सीरी बनवाया जिसे दूसरी दिल्ली कहा जाता है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 ईस्वी में। इस दूसरी दिल्ली को नौ नगर भी कहा जाता है, नया नगर कहा गया। कौन कहा है? बर्नी ने उसे नया नगर। हौज एक खास बनवाया है, हौज एक अलाई उसी को कहा जाता है, हौज अलाई तालाब, शमसी तालाब, यह सब अलाउद्दीन खिलजी निर्माण करवाता है। अब अलाउद्दीन की मृत्यु। समय हर किसी का पूरा होता है, अलाउद्दीन खिलजी का भी समय पूरा हुआ। अब उसकी मृत्यु के लिए कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे बर्नी ने कहा कि उसे जलोदर रोग हो गया था, जलोदर रोग या फिर उसी को इस 30 का कहा गया है। अमीर खुसरो ने कहा कि वह यकृत रोग से मरा हुआ है। इसामी ने कहा है कि दारुण पीड़ा से जो है कि मरा हुआ है। तो जिससे भी, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु सबके आती है एक समय के बाद। तो उत्तराधिकारी मरने से पहले अलाउद्दीन किसी न किसी को नियुक्त करेगा। किसको किया था? वह खिज्र खां अपने पुत्र को। लेकिन जब उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी को क्या पता, वह तो भोग बिलासी निकल गया। वह जो उसकी पत्नी है अलाउद्दीन खिलजी की, मलिक ए जहां, वह भी बिलासी निकल जाती है। तो अब किसी कारणवश अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को बुलाता है जो कि देवगिरी में रहता था। और यह जब यहाँ आया, अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ व्यवस्था देखा, उनकी तबीयत को देखा, तो मलिक काफूर के अंदर भी अब सुल्तान बनने की लालसा बनने लगी। उसने क्या किया कि वहाँ का जो सबसे शक्तिशाली अलप खां था उसकी धोखे से हत्या कर देता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे समय बीता और 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, जिसे दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके बाहर दफनाया गया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी का छोटा पुत्र उमर, शिहाबुद्दीन उमर, वह सुल्तान बनता है। और यह अल्पवयस्क था, अभी छोटा है। और इसलिए मलिक काफूर ने क्या किया कि शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाकर उसका स्वयं संरक्षक बन जाता है। कौन बन गया? मलिक काफूर बन गया। तो उसे कहीं दिमाग में था, षड्यंत्र कर लिया था कि ये तो बच्चा होगा और इसकी पूरी जो सत्ता होगी हमारे हाथों में होगी, ऐसा मलिक काफूर ने सोचा। तो वह शिहाबुद्दीन उमर जो है कि इसकी माता झत्यापाली रामदेव की पुत्री जो है, उसी का पुत्र यह शिहाबुद्दीन उमर था। एक अन्य पुत्र और है अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक खां। मुबारक खां की हत्या के बारे में अब सोचा जाता है कि किसी तरह मुबारक खां की हत्या कर दी जाए तो सुल्तान बनने वाला ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। तो मलिक काफूर ने हत्या के लिए पायक को भेजता है। पायक का मतलब जो सुल्तान का अंगरक्षक था, उन्हीं लोगों को भेज देता है कि जा कर के हत्या कर दो मुबारक खां की। लेकिन जब मुबारक खां के पास ये पायक पहुंचते हैं तो मुबारक खां उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बताता है कि सुल्तान के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, और अपने हीरा जवाहरात जो था वह तुरंत दे देता है। इस तरह से पायक को अपनी तरफ मुबारक खां मिला लेता है और वही उल्टा भेज देता है वध करने के लिए मलिक काफूर का। वह सैनिक आते हैं, मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। अब जब हत्या हो गई तो मुबारक खां के सामने अब कोई है नहीं, यह स्वयं मुबारक खां संरक्षक बन जाता है। किसका संरक्षक बन जाता है? शिहाबुद्दीन उमर का। लेकिन अब मुबारक खां खुद चाहता है कि सुल्तान बन जाए, तो उसने हत्या के लिए अब षड्यंत्र रचने लगा। शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करवा करके
दुर्ग में डलवा देता है और स्वयं उपाधि एक धारण करता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की उपाधि धारण करके सुल्तान बनता है और अब खिलजी वंश का पतन स्टार्ट हो गया है। तो इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।